यहां कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने ही नब्ज पकड़ी हुई है जनता की। देखिए, जो हमारे डॉक्टर साहब चुनाव लड़ रहे हैं उनकी नब्ज जनता ने पकड़ रखी है। इस बार गौतम बुद्ध नगर में बदलाव होएगा, बदलाव की आंधी है। यहाँ पे किसानों के मुद्दे, जो किसान दुखी है, कई सालों से धरने पे बैठा हुआ है, ना यहाँ के सांसद, ना यहाँ के विधायक, ना यहाँ के नेता भारतीय जनता पार्टी के उनकी समस्याओं का हल निकाल पाए आज तक। बिल्डरों की समस्या है, बिल्डरों को रजिस्ट्री नहीं मिली है, पैसा ले लिया गया, किस्तें कट रही है, ईएमआई कट रही है, ना उनको रजिस्ट्री मिली, ना उनको पोजीशन मिला है। ट्रैफिक की समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला अपराध तो मुद्दा है ही है। स्थानीय मुद्दों के साथ साथ इस बार जनता के असल मुद्दे हैं। जनता के असल मुद्दों पे इस बार देश की, प्रदेश की और गौतम बुद्ध नगर की जनता विपक्षी इंडिया गठबंधन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को करारी हार देने का कार्य करेगी। ये जो बातें कही गई, ये जोशीला भाषण है या असल में जनता की नब्ज समझकर कही गई बात? शिवम, भाषण तो भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं। आप शुक्र मानिए कि ये भाजपा की सरकार है और आपके यहाँ ये जो सारा सिस्टम आपने लगाया हुआ है, सेफ रखा हुआ है। अगर ये 2014-17 से पहले होता, लोग अंधेरा होते उठाकर ले जाते इनको। ये देखा नहीं क्या यहाँ के लोगों ने? और अब ट्रैफिक पर आते हैं, यहीं से निकल जाइए। आप तो फिल्म सिटी रहते हैं, पीछे ये कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। फिल्म सिटी से शॉपरेक्स तक जाने के लिए 2 घंटे लग जाते थे यहीं पर, इसी उत्तर प्रदेश में, इसी नोएडा में। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने नहीं, अखिलेश यादव जी की देन है। नहीं, अखिलेश यादव जिंदाबाद लगाना नारा बाद में लगाना, लेकिन अभी रुको तो सही। पॉइंट्स नोट करते रहिए, उसके फौरन बाद आपके पास आ रहा हूं, कहिएगा अपनी बात। हाँ, अभी यहां से अब वही शॉपरेक्स पहुंचने में आपको मात्र 3-3.5 मिनट लगते हैं। कहां 1-1.5 घंटा, 2 घंटा, और कहां 3 मिनट, छोड़ दीजिए। और उत्तर प्रदेश और खास तौर पर नोएडा, बाहर निकलिए, ब्यूटिफिकेशन का काम देखिए, महिला सुरक्षा। नहीं, ये जगह इस दिल्ली प्रदेश में रात को 9 बजे के बाद कोई बेटी अगर अकेला घूम ले, ऐसा हो नहीं सकता था। और आज देखिए माहौल क्या है। ये डर है, ये माहौल है, ये कानून व्यवस्था है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से भाजपा बारंबार चुनकर किसान और बिल्डर 2 अहम मुद्दे उठाए उन्होंने। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं उसके निराकरण के लिए भी सरकार लगातार काम करती है, संवाद करती है, बात करती है और आगे भी करेंगे। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि अगर प्रदेश में और नोएडा में खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी बार बार चुनकर आ रही है, तो इन लोगों के विश्वास के वजह से ही है। ये मुद्दे अपनी जगह है, लेकिन अगर जनता चुनकर भेज रही है बार बार, तो कुछ तो देख रही है, कोई प्रॉमिस तो नजर आ रहा है। ये गौरव से इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले जगदीश जी, इंडिया अलायंस में साथ में हैं समाजवादी पार्टी के, और लोग ये कह रहे हैं कि अभी कुछ दिनों पहले जब कुछ नेताओं ने आकर एक्टिवेट किया यहां के लोगों को, जो कांग्रेसी हैं, तो वो कहीं कहीं दिख जाते हैं, लेकिन वो टोकन प्रेजेंस है। वो ये है कि कहा है नेताओं ने तो चलो जाकर खड़े हो जाते हैं और महेंद्र नागर के लिए चुनाव प्रचार कर देते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड कुछ नहीं। जगदीश जी, बात सही है क्या? गौतम जी, 400 पार का नारा और जनता ने नकारा, इस बात को समझ लीजिए। अभी दिखा रहे थे मुख्यमंत्री योगी जी बहन बेटियों पे जो अत्याचार करेगा, जहन्नम और फांसी की बात कर रहे थे। यही उत्तर प्रदेश तो है जहां सेंगर जैसे लोग रह रहे हैं, इनके नेता किसान पर जीप चला देते हैं, बहन बेटियों को जिंदा जला देते हैं इनके अफसर। कितने बुलडोजर चढ़ा लिए। और भारत के गृह मंत्री कहते हैं कि बहन बेटियों की रक्षा करें। मणिपुर में क्या कर लिया? यो गृह मंत्री भारत सरकार के हैं और कहते हैं 400 पार। इनको वोट देगा कौन? किसान देगा, महिला देगी, नौजवान देगा या व्यापारी देगा? वोट देगा कौन? आएंगे कहां से? 400 पार की बात करते हैं, कहीं अरेंजमेंट तो नहीं है नेपाल, तिब्बत और पाकिस्तान से पिलाने का? मैं समझता हूं 400 पार का नारा झूठा है। काम करे होते, वादे करे, कहते मोदी की गारंटी और गारंटी की गारंटी। भाई अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाएंगे, रोजगार देंगे। सुन लीजिए थोड़ा भाई, आपका नंबर आएगा। रोजगार देंगे, कुल मिला के ये मोदी की गारंटी थी क्या राहुल गांधी की गारंटी? जनता समझ रही है, मोदी ने गारंटी दी थी। एक भी गारंटी, अभी एक भाई से पूछा आपने कि भाजपा आएगी, बस उसे पता भाजपा आएगी, क्यों आएगी ये नहीं पता। 370 हटा दी और राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर एक भाई नीचे से भी सवाल आपसे कर रहे हैं, उनका सवाल भी लूंगा मैं, नीचे आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जरा मैं विशाल जी से समझ लूं। नहीं, एक बात, 400 पार का नारा है और जनता ने नकारा है। कुछ नहीं, नहीं, एक गारंटी राहुल गांधी की भी है भाई। देखो, आप उनको ऐसे बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ सकते। इस देश को बराबर एंटरटेन करने की, हंसाने की गारंटी तो उस आदमी की भी है भाई। देखो, उस गारंटी पे तो वो भी खड़े होकर समझ रहा है, हंसा कौन रहा? देश समझ रहा है, वो तपस्या त्याग कर रहा, पैदल चल रहा है। क्या मोदी जी चल सकते थे पैदल? देश समझ रहा है, इंतजार करिए। अरे किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, ये तो बड़े भाई मैं कह रहा हूँ ना, वो उनको दूसरी नजर, मैं कह रहा हूँ ना, देश समझ रहा है। चलिए, तपस्या कर रहा है। ये क्योंकि दिल्ली से लगा हुआ इलाका है,
यहां कौन से मुद्दे ज्यादा प्रभावी होते हैं? ये मुद्दे स्थानीय मुद्दे, मसलन बिल्डर्स का मसला, कि यहाँ के किसानों का मुआवजे से के संदर्भ में जो उनका कंसर्न है, या क्योंकि ये दिल्ली के करीब है यहां नेशनल मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं? देखिए, अभी मैं सुन रहा था कि हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि किसानों की समस्या, बिल्डर की समस्या पर कोई ध्यान नहीं है। मैं जरा इनसे पूछना चाहता हूं कि जब भैया इनकी सरकार थी तो इनसे पूछना कि इन्होंने किसानों के साथ क्या किया था? इन्होंने किसानों का कर्जा माफ करने की बात की थी? किया? नहीं किया। सुनिएगा, और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कैबिनेट की पहली मीटिंग में 36,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ हुआ। इनसे पूछो कितनी चीनी मिल बंद थी, कितनी चीनी मिल शुरू कराई, पूछो ना इनसे। और आज वो जो चीनी मिलें इनके सरकार में बंद हुई, नवादा चीनी मिल यहीं पर है, शुरू हुई, और किसानों का पेमेंट। अब अगली बात, ये आपने कहा कि दिल्ली से जुड़ा हुआ है तो कौन से मुद्दे हावी होंगे? मुद्दा होगा विकास का, मुद्दा होगा भ्रष्टाचार का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है कि भारत को विकसित भारत की तरफ लेकर जाना है, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारत के सांस्कृतिक विरासत की पुनर्स्थापना की है, आज प्रधानमंत्री जी ने जो रक्षा कॉरिडोर बनाया है, युवाओं को हर घर में नल और नल में जल, और किसानों को जो हर महीने जा रहा है। आपने भ्रष्टाचार की बात कही, मैं एक बात जानना चाहता हूं, अभी राजस्थान से भी होकर आया हूं, मैं एक बात समझना चाहता हूं। कई जगह पर यह मुद्दा उठाया गया कि ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल किया गया, विपक्षियों को अंदर किया गया, वो लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार किए लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आ गए उनके ऊपर सॉफ्ट हो गए। ये बात पूरी जगहों पर उठ रही है कि भ्रष्टाचार पर क्या सेलेक्टिव रणनीति है आपकी? आप देखते हैं कि कौन है भ्रष्ट है, अपना है, पराया है, अपना भ्रष्ट ठीक है, दूसरे का भ्रष्ट खराब है, क्या ऐसा चल रहा है? सिर्फ इसका उत्तर केवल और केवल 2 लाइन में। पहला सवाल कि क्या ईडी और क्या सीबीआई और क्या पीएमएलए एक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में बना? नहीं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो कहा जा रहा है कि जो आरोपी हैं बीजेपी में आ जाते हैं तो माफ कर दिया जाता है, जो आपका कहना है, मैं चैलेंज करता हूं इस प्लेटफॉर्म से, गिव मी ए सिंगल नेम हु हैज जॉइंड बीजेपी और उनको माफ कर दिया गया हो, एक सिंगल नेम। चैलेंज है इस प्लेटफॉर्म से, ये नैरेटिव सेट किया जाता है। और जो ईडी की बात आप कर रहे हैं, 7,000 केस ईडी के पास है। कितने? 7,000। उसमें से 3% से कम केवल राजनीतिज्ञों के ऊपर के मसले हैं, बाकी अधिकारी, व्यापारी। जगदीश शर्मा, नैरेटिव सेट किया। आइए जवाब लेता हूं इसे। भाई देखिए, भाई कह रहा है कि ईडी, सीबीआई सब निष्पक्ष एजेंसियां हैं। बड़े शर्म की बात है, चैनल को बहुत लोग देख रहे हैं, देश विदेश में भी देख रहे हैं, हंस रहे होंगे लोग आप पर। जो स्थिति देश के प्रधानमंत्री ने कर दिया है, जितने भी भ्रष्टाचारी थे, चासाम का सीएम, जो इनके कंट्रोल में आ गए, जो उनको पैसा दे दिया, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्टिंग बॉन्ड के माध्यम से बता दिया है कौन घपला क्या ले, पकड़ते हैं, फिर चंदा लेते हैं। जगदीश जी, एक बात छोटी सी जानना चाहता हूँ, एक सेकंड विशाल जी। जगदीश जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा था कि सीबीआई पिंजरे में कैद तोते की तरह व्यवहार कर रहा है? मैं बता रहा हूँ ना, इतनी अंधेर गर्दी नहीं थी, नहीं इतनी नहीं थी, लेकिन बड़ा तोता भी नहीं था। मैं बता रहा हूँ ना, तो देश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। आपका किया ठीक था, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। पहले नोटिस भेजते हैं, सीबीआई भेजते हैं, फिर पैसा ले लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, और जो पट जाए तो साथ आ गए, और नहीं तो जेल भेज देते हैं। बताइए आप कहाँ देश की एक बड़ी अहम बात कही गई स्थिति देखिए कि हो रहा था लेकिन इतनी अंधेर गर्दी नहीं, हो रहा था लेकिन इतनी अंधेर गर्दी। ये करने का कहीं कुछ नहीं होता। सीबीआई थी, ईडी थी, लेकिन अब क्या हो रहा बताइए ना? आप ऐसी मशीन लेके आ गए कि सब भ्रष्टाचारी को डालो इधर, नहीं, आप डाला था आलू निकाला। ये जो मैं समझता हूँ देश को गुमराह कर रहे हैं। आप जो एक दवाई पिला रहे थे कड़वी वाली, 1 चम्मच, वो अब 10 चम्मच पिलाई जा रही है, इस बात का एतराज है क्या? मैंने बिल्कुल नहीं, हम जब एक भी नहीं पिला रहे थे, ये पिलाए जा रहे हैं, इस बात का एतराज है। ये पिलाए जा रहे हैं। ये एक बार मैं जरा जनता के पिलाएंगे। एक राउंड मंच से हो गया, एक राउंड जनता के बीच से भी होना चाहिए। यहाँ बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहने के लिए बेकार। मेरा एक सवाल है, राजनीति विश्लेषज्ञ हैं और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी हैं 400 पार, और सपा के हमारे प्रवक्ता जी जल्दी बात कहिए। हाँ। सवाल किया था कि बिल्डर्स का तो हमें नहीं, हम किसान के बेटे हैं तो हम किसान की बात करेंगे। 10 साल आपने सिर्फ बातें और मीटिंगें ही किए और किसानों के लिए कुछ आपने कर क्यों नहीं पाया? और 400 पार का आप नारा लगा रहे हैं। किसान आपको वोट नहीं देगा, 100% नहीं देगा। पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, सब जगह कुर्सियां उड़ रही हैं। इनके जहां पे वोट मांगने जा रहे हैं नेता भाग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने प्रभु श्री राम को भी अपमान। आप एक बात देख रहे होंगे, आज यहाँ
अमित शाह रैली कर रहे हैं, जितनी भीड़ अमूमन जनगण का मन के सेट पर होती है, आज उससे कम भीड़ है। ज्यादातर लोग उधर गए हुए हैं सुनने के लिए, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि कुर्सियां उड़ रही। श्रीमान जी, आपको मैं चैलेंज करता हूं, अहमदाबाद के ही सांसद थे जिसका आप गृह मंत्री का नाम ले रहे हैं, मैं नाम भी नहीं लूंगा, जिस गांव को हर सांसद गांव लेता है, वो अमित शाह भी एक गांव को गोद लिए थे। किसान वोट नहीं देगा, ये बात शिवम कही जा रही है। केवल मीटिंग हुई, मुलाकातें हुई, नहीं एक सेकंड, मीटिंग्स हुई लेकिन कुछ कारगर नहीं किया गया किसानों के लिए। देखिए, अपना भाई है वो, हो सकता है हमारे भाई जो दूसरे वाले लाल टोपी वाले हैं उनके साथ आके थोड़ा गुमराह हो गए हो,